तो फिजिक्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो फिजिक्स के मोस्ट कोर बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो फिजिकल एक वर्ड है ना, इससे फिजिक्स स्टार्ट होती है। हमें ये पता होना चाहिए क्या फिजिकल है क्या नहीं है। जो फिजिकल है उसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो फिजिकल नहीं है उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिजिकल होने का कंडीशन क्या है, क्या है एक ऐसी कंडीशन जिससे हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल है और ये नहीं है, और जो फिजिकल है वो फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। देखो, फिजिकल वो सब कुछ होता है जिसका मेजरमेंट होता है, जिसका मेजरमेंट होता है वो फिजिकल है, और उसको हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं कि एयर फिजिकल है या नहीं है, एयर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है ना, क्योंकि उसका मेजरमेंट हो सकता है, इसीलिए हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं। गैसेस पढ़ते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना। देखो, हवा जो होती है गैस, उसका टेम्परेचर होता है, उसकी स्पीड भी होती है, उसकी डेंसिटी होती है, उसमें वेट होता है, सब होता है ना। खाली टायर का वेट कम होता है और भरा हुआ टायर उसका ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से लाइट फिजिकल है या नहीं है, बताओ। लाइट कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल है। लाइट की एनर्जी होती कि नहीं, इंटेंसिटी होती कि नहीं, है ना, वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स लाइट के होते हैं, तो वो भी फिजिकल है। मतलब ये है कि जो भी फिजिकल है उसका मेजरमेंट हो सकता है। और मेजरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। मेजरमेंट की पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप मेजर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू मेजर, व्हाट इज योर टारगेट क्वांटिटी। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, व्हाट टू मेजर, जिसको आपको मेजर करना है उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जब मेजर करते हो तो किसी की भी मेजरमेंट होती है वो कंपैरेटिव क्वांटिटी होती है, कंपैरिजन करके आप फाइंड करते हो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर लेते हो और उसके बाद में हम उसको जो भी दी हुई वैल्यू है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये टेबल है, छोटे बच्चे आप थे तो कैसे मेजर करते थे इसकी लेंथ को, जैसे कि ये अपनी ये मेजरमेंट यूनिट बना लेते थे, उसके बाद हम मेजर करते कैसे, 1 2 और ये है ना, इस तरीके से मेजर करते थे। 3 हो गई तो इसका मतलब आपके हाथ की ये जो मैक्सिमम एक्सपेंशन कैपेसिटी है ना, इसका 3 गुना है ये, तो वो एक क्या हो गया, यूनिट। ठीक है, तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, और वही फिक्स वैल्यू क्या कहलाती है, यूनिट बोली जाती है। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट के लिए वो है यूनिट। अब यूनिट दो तरह की हो सकती है, एक तो स्टैंडर्ड हो सकती है और एक नॉन स्टैंडर्ड हो सकती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जो कि सब लोग सेम एस्पेक्ट में समझते हैं। मतलब ये है कि सब लोग जिसको सेम ही समझें वो है यूनिट स्टैंडर्ड, और जो पर्टिकुलर आपने मजबूरी में टेम्परेरीली बना लिया, जैसे कि एक इतनी सी लंबी लकड़ी तोड़ी और उससे आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। हम यहाँ फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सब कुछ क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यूनिट किस तरह की पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि मैं कहूं व्हाट टू मेजर, क्या मेजर करना है, आप खुद की मेजरमेंट की बात कर लो। अगर आप आर्मी में जाते हो तो आर्मी के लिए पहले एंट्रेंस होता है, और उसमें क्या मेजर होता है, जो भी कैंडिडेट होता है चाहे गर्ल्स है या बॉयज है, उसकी हाइट मेजर होती है ना। हाइट एक तरह की मेजरमेंट है, और क्या मेजर होता है, उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी चेक होती है, चेस्ट का मेजरमेंट चेक होता है कि कितना हवा को वो अपने अंदर भर सकता है। जितना ज़्यादा उसकी चेस्ट का एक्सपेंशन होगा उससे ये पता चल जाएगा ये कितनी ऑक्सीजन को अपने लंग्स में स्टोर कर सकता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर सकते हो उतना ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा होगा, है ना। और जिसका चेस्ट ही छोटा सा होता है और एक्सपेंशन वो कर नहीं पा रहा, तो फिर वो ज़्यादा लंबी सांसें नहीं ले पाएगा, तो ऑक्सीजन जहाँ पर कम होती है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दिक्कत आई, है ना। तो ये क्या है, एक मेजरमेंट का टाइप है। इसी तरीके से एक मास का मेजरमेंट होता है, कितने केजी का है ये,
है ना। अब आर्मी में भाई साहब जा रहे हैं और वजन 250 किलो, लेंगे क्या उसे? नहीं ले सकते। अब आर्मी में कोई जा रहा है, अब उम्र 18 प्लस है और वजन है 35 किलो, चलेगा क्या? नहीं। तो फिर ये मेजरमेंट से पता चलता है कि कौन अपने को फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मेजरमेंट है, जैसे एक टेबल है, तो टेबल के मेजरमेंट किस तरह के होते हैं? इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, यहाँ पर ये थिकनेस है, हाइट है और ये सरफेस एरिया है कि नहीं है? इस कमरे का मेजरमेंट करें तो क्या क्या हो सकता है? लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, फ्लोर एरिया, वॉल एरिया, है ना, सीलिंग एरिया, टोटल एरिया, या फिर वॉल्यूम, कितनी एयर इसके अंदर कंटेंट है, वो सब मेजरमेंट है इसकी, ठीक है ना। तो ये जो मैंने अलग अलग नाम लिए हैं, ये टाइप ऑफ मेजरमेंट नहीं है क्या? है ना। अच्छा, ये टाइप ऑफ मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जैसे कि लेंथ, जैसे कि एरिया या फिर वॉल्यूम है। इसी तरीके से कोई चलती हुई कार है तो उसकी स्पीड, उसका एक मेजरमेंट नहीं है क्या? स्पीड हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरीके से फोर्स है, वो भी एक तरह का मेजरमेंट है। और वर्क है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, इस तरह से। तो ये अलग अलग नाम जो कि आपको फिजिक्स में एज ए टॉपिक मिलते हैं ना, आप 9th 10th में भी तो फिजिक्स पढ़ रहे थे और वहाँ पर भी आपको अलग अलग नाम से टॉपिक मिलते थे। क्या मिलते थे? स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, इस तरह से नाम नहीं मिलते थे क्या? ये सब के सब टाइटल नेम्स क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। फिजिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, किसको नहीं पढ़ते हैं। अगर जिसको फिजिक्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए तरह तरह की मेजरमेंट्स होती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा जी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक फिक्स मेजरमेंट डिफाइन किया जाता है और उसको एज ए यूनिट कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक फिक्स लेंथ होती है, डोंट लुक आउटसाइड, बी फोकस ऑन द बोर्ड। सी, एक फिक्स लेंथ होती है जिसको आप कहते हो सेंटीमीटर, है कि नहीं। एक फिक्स लेंथ होती है जिसको आप कहते हो फुट, और एक फिक्स लेंथ होती है जिसको यार्ड बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं गज। कितना होता है पता है? 3 फुट का एक गज होता है। और इसी तरीके से एक फिक्स लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं मीटर। मीटर इज अ सेट ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने यहाँ पर मीटर इतना बड़ा है और जापान वालों का मीटर इतना सा, ये फिर यूएस में जाओ तो बोले हमारा मीटर तो कमरे से भी बड़ा होता है। कैसा? सब जगह पर मीटर वेल डिफाइंड है, एग्जैक्टली सेम होगा। एम आई क्लियर? अच्छा जी, तो यूनिट्स कैसे कैसे होते हैं? यूनिट होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी का। जैसे कि लेंथ आपको मेजर करना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट कई तरीके के होते हैं। कभी कभी छोटा यूनिट की जरूरत पड़ती है और कभी बड़े यूनिट की भी जरूरत होती है। तो लेंथ के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं वो छोटे और बड़े जैसा कंफर्टेबल होता है ना, वैसा ही अपने को रखना है। तो लेंथ के लिए मैं जैसे कह दूं, सेंटीमीटर भी एक यूनिट है। सेंटीमीटर जो होता है ना, वो छोटा सी आता है, छोटा एम आता है। मीटर में छोटा एम आता है, ये मीटर है। इसी तरीके से फुट होता है ना। और बड़ा है तो किलोमीटर है, और इससे भी बड़ा है तो वो सब और बड़ा जगह जैसे माइल है। तो ये लेंथ के लिए अलग अलग साइज के यूनिट्स होते हैं। तो इतने सारे यूनिट एक ही क्वांटिटी के लिए हो सकते हैं। बहुत छोटा मेजरमेंट करना होता है तो फिर बहुत छोटा यूनिट चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ बहुत छोटे यूनिट में आ जाता है आपका, जैसे मिलीमीटर आ जाता है। एक तो मिलीमीटर आपको पता है ना कितना होता है? 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स करोगे ना इक्वल, तो एक छोटा पार्ट बनता है ना उसका, वो मिलीमीटर होता है। ठीक इसी तरीके से होता है माइक्रोमीटर। अगर 1 मीटर के 10 लाख पीसेस बना दोगे ना तो एक पीस कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है। या 1 मिलीमीटर के 1000 पीस कर दो, बहुत छोटा हो गया ना, इससे भी छोटा होता है। नैनोमीटर, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। और एक होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है ये एटॉमिक साइज के लिए फिट होता है। यूनिट एटॉमिक साइजेस के लिए ही बनाया गया था। एंगस्ट्रम का साइज होता है 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -10 मीटर, ये होता है एंगस्ट्रम। और इसी तरीके से एक ऐसा यूनिट भी डिफाइन है जो कि न्यूक्लियस के साइज को फिट करता है, और उसका नाम है फर्मी।
फर्मी को बोलते हैं फेम्टोमीटर, एफएम। तो 1 एफएम वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻ में होने का मतलब समझते हो ना, डिवीजन में है वो पावर्स, ये बहुत छोटा यूनिट हो गया। तो हमारी ज़रूरत हमें बाध्य करती है, हमारी ज़रूरत हमें फोर्स करती है कि हम छोटे यूनिट को डिफाइन करें और बहुत बड़े यूनिट को भी डिफाइन करें। अकॉर्डिंग टू कंफर्ट वी चूज प्रॉपर यूनिट। तो बताओ ये बात समझ में आई कि फिजिक्स में हम किसे पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम ये कहें कि फिजिक्स के लिए ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट नहीं तो फिजिक्स नहीं। अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है नहीं तो फिजिक्स में उसका टॉपिक नहीं बन सकता है, क्योंकि सब कुछ मेजरमेंट पे चलता है। ठीक बात। या ये कह दूं मैं आपको कि अगर न्यूमेरिकल नहीं हो सकता ना तो फिजिक्स में वो चीज़ हो नहीं सकती फिर। ओके, अच्छा जी। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ शॉर्ट में वो चीज़ बता देता हूँ कि फाउंडेशन कंडीशन है मेजरमेंट। मेजरमेंट की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो है फिजिकल क्वांटिटी, लिखना, एक बार लिख लेना, शॉर्ट में लिखना है। दूसरा है आपका यूनिट। अच्छा जी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, what to measure about an object। ठीक है। और दूसरा है लो जी, ये शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके इससे। तो देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल के लिए एक टेबल बना लेता हूं, दिमाग में रखने पे लोड नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा। नंबर 1, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हम लेंथ है ना, लेंथ के लिए यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, नॉइज नहीं, आराम से आगे बैठो। लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मी, माइल, किलोमीटर। टाइम के लिए यूनिट बताओ। टाइम के लिए देखो सेकंड भी है और यही कैसे है, माइक्रो सेकंड भी है, नैनो सेकंड भी है। इसी तरीके से मिनट है, आवर, डे, ईयर, वीक, मंथ, फोर्टनाइट, है ना। साइज अलग अलग है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वॉट एवर इज सुटेबल इज टेकन। ना ना, एग्जैक्ट पता होना चाहिए हमें कि किसकी बात हो रही है। देखो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है ये। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो ना, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो और आपको डायरेक्ट मेजरमेंट से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको कोई भी फॉर्मूला की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी या फिर किसी अदर क्वांटिटी की वैल्यू मेजर करके उसको यूज करना नहीं पड़ता। तो उसको क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसके बारे में लिखे,
ये चीज नहीं, प्लीज डो नॉट डिस्कस। सी हियर, these are fundamental quantities do not require any formula based calculations for their measurement। जब इनका मेजरमेंट करना होता है ना, तो आपको कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा का सीधा मेजरमेंट मिलता है इसका। ओके, their values ओके। अब यहां पर याद रखने की बात है, देखो यूनिट जो होता है ना, क्वांटिटी के पीछे डिफाइन होता है। क्वांटिटी पहले डिफाइन होती है और फिर उसकी रिक्वायरमेंट के लिए यूनिट डिफाइन होता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट है उनको क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are called fundamental units। थोड़ा सा गैप बनाओ, दोस्ती में प्रेम और प्रेम के लिए दूरी, ये जरूरी होती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी दोस्ती ज्यादा न चले, मैं चाहता हूँ लंबी चले। प्लीज शिफ्ट नियर द विंडो। नियर द विंडो, हाँ, वहां पर अच्छी हवा आ रही है और दोस्ती याद भी अच्छे से आएगी। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा इस एग्जाम्पल की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी क्वांटिटी है डेराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, ये फिजिक्स में डेरिवेशन आते हैं ना। डेराइव वर्ड का मतलब होता है बिल्ड करना। इसके फॉर्मूला, इसके जो यूनिट्स हैं उनको बिल्ड किया जाता है दूसरों की हेल्प से। इसी तरीके से इनकी वैल्यू भी बिल्ड होती है फॉर्मूला से, कैलकुलेट होती है मतलब। ठीक है, तो बात ये है कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट होती हैं किसी फॉर्मूला पर और उस फॉर्मूला में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं उन पर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली तो इनको हम कर नहीं सकते मेजर। अब बात यह है, जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है ना, सिमिलरली द यूनिट्स यूज्ड फॉर डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। सो
units used derived quantities are called derived units. और इनको बनाते कैसे? डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बिल्कुल उसके फॉर्मूला से ही बनता है। अब फॉर्मूला कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे फोर्स है तो फोर्स से कई टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, बहुत टाइप के फोर्सेस हैं। तो उनकी फॉर्मूला भी अलग अलग है और अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग तरह की यूनिट बन सकती हैं। सिर्फ फोर्स के नहीं, जो क्वांटिटी उनके फॉर्मूला में आती है उनकी भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब ये है बेसिक, इस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक है। अब यहां से अपन शुरू कर सकते हैं कुछ चीजों को समझना। देखो 11th हो या 12th हो, कोई भी एग्जाम दे लेना आगे, इन फ्यूचर आप जो भी एग्जाम दोगे उन सब में एक यूनिट या फिर डायमेंशन का एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, कई यूनिट सिस्टम में 3 रही, कई में 4 रही और कई में ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूं पॉपुलर यूनिट सिस्टम्स हैं वो है आपके बहुत सारी यूनिट सिस्टम आए और गए, लेकिन कुछ आज भी रिक्वायरमेंट की वजह से चलते हैं, सूटेबल हैं, कुछ लोगों को उनको यूज करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनमें एक है CGS, एक है आपका MKS और एक है FPS। ये FPS जो है ना ब्रिटिश सिस्टम है और ये आज भी वहां पर ब्रिटेन में यही चलता है, यूरोप के अंदर मोस्टली यही यूज होता है। फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन है इसके अंदर। फुट किसके लिए होगा? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए होगा? मास के लिए, वेट के लिए नहीं। और सेकेंड के लिए किसके लिए? टाइम के लिए। 3 ही फंडामेंटल। उसके बाद में ज्यादा सुटेबल ये रहा तो इसको डेवलप किया और क्या बनाया? MKS ए एम्पियर का आ गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर आ गया, तो चौथा। फिर इसको डेवलप किया गया, सबसे ज्यादा सुटेबल यही लगा, तो इसको डेवलप करके फिर बनाया गया SI यूनिट सिस्टम। और आज के टाइम पर ये SI यूनिट सिस्टम ही है जो ग्लोबलाइज फॉर्म में यूज होता है, दुनिया के सारे देशों में इसको ऑथोराइजेशन मिला हुआ है। तो हम इसकी बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलो। तो SI यूनिट सिस्टम ये क्या डिफाइन करता है? 7 फंडामेंटल। कौन कौन से हैं? देखो इसको ध्यान से याद रख लेना, इसको चाहे 11th है चाहे 12th है। लेंथ की बात करता हूं ना, तो लेंथ का मतलब क्या होता है वो देखो। देखो लेंथ फिजिक्स में कई तरीके से मेजर होती है। कुछ लेंथ तो है स्ट्रेट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट मेजर होती है, सीधी लेंथ होती है। कुछ लेंथ हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग हो सकती है, कुछ आर्क के फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ मैं कई तरह के अलग अलग नाम हैं जो कि लेंथ के लिए आते हैं। तो मैं जब किसी, जैसे ऐसे कहूँ कि डिस्टेंस
तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, और क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक लेंथ है। अच्छा, रेडियस क्या कोई लेंथ नहीं है? डायमीटर ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि डायगोनल है, साइड लेंथ है, वेव लेंथ है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और आपका आर्क लेंथ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, विड्थ, ब्रेथ। बोलो, ये अलग अलग टाइप के लेंथ आते हैं ना। अच्छा, इतने सारे अलग अलग नाम क्यों दिए गए? वाई देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नेम्स टू इंडिकेट जस्ट a single quantity like length? So why don't we use a single word length for these references? बताओ, why not a single word instead of using such a variety of names? देखो बेटा, एक चीज मैंने बोला, रेडियस। रेडियस सुनते ही आपके दिमाग में क्या है? अराउंड ज्योमेट्री, यही आएगा ना। तो इससे परसेप्शन जनरेट होता है। मैंने कहा वेवलेंथ। वेवलेंथ इसका मतलब क्या है? एक वेव एक साइकिल में कितना दूर डिस्प्लेस हो जाएगी, वो उसकी क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है ना। मैंने कहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल के जस्ट सामने वाली साइड लेंथ। मैंने कहा हाइपोटेन्यूस का मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लेंथ है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो याद रखो, ज्योमेट्री परसेप्शन सिनेरियो जनरेट होता है ब्रेन के अंदर, समझ गए। इसीलिए अलग अलग टाइप के नेम्स हैं। क्वांटिटी सेम है, क्या है? लेंथ है। और जो लेंथ का यूनिट है, सेम यूनिट विल बी यूज्ड फॉर दिस वैरायटी ऑफ नेम्स, समझ गए। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं जैसे आपकी नोटबुक के टाइटल पे खाली जगह पड़ी रहती है ना, वहां पर इसको आप लिख सकते हैं। अगर दिमाग में रखते हो तो दैट इज द बेस्ट। ब्रेन इज द बेस्ट प्लेस टू स्टोर मेमोरीज। नोटबुक पे तो न जाने कितने लिख के, और कबाड़ी के पास भी पड़े होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स, लेकिन यहां आना जरूरी है। ओके, तो वापिस चलें। लिख रहे हो? अच्छा, लिख लेना, कहीं नहीं जा रहा है, ये यही है, मैं डिलीट नहीं कर रहा इसे। तो मैं वापस आ जाता हूं। लेंथ, लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और इसका स्टैंडर्ड सिंबल है छोटा m। एक बात याद रखिए, स्मॉल m मतलब स्मॉल m ही चलेगा, कैपिटल M लिखते ही गलत होगा। इतना स्ट्रिक्ट है ये सिस्टम, समझ गए। सिमिलरली टाइम के लिए होता है सेकेंड। सेकेंड का छोटा s आता है। कुछ लोग क्या लिखते हैं? SEC, गलत है। दैट इज नॉन स्टैंडर्ड सिंबल। ओके, स्मॉल s मीन्स सेकेंड, not SEC. Either you write the complete form SECOND instead of writing SEC. Okay. Mass. What about mass? किलोग्राम। छोटा k और छोटा g, याद रखिए इसको। It is not capital K. If you write down capital K, it's wrong. इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होता है? वेरी गुड, एम्पेयर। कैपिटल A for the respect of ampere. Who defined it? Absolute टेम्परेचर कहो या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहो। हाँ बिल्कुल, ये
केल्विन ने डिफाइन किया था इस टेम्परेचर को, इसलिए इसका नाम का एक कैपिटल लेटर आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यस। अच्छा एक बात तो बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास को भी कहते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ने भी डिफाइन किया, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो कितना सब्सटेंस है, अगर मोटा मोटी सब्सटेंस की वैल्यू आप निकालते हो तो मास है, किलोग्राम में मेजर करते हैं, पर एग्जैक्टली आप काउंट करके यूनिट्स लेते हो ना सब्सटेंस की, तब आपका मोल का कंसेप्ट यूज होता है, समझ गए? तो काउंटेबिलिटी इज द मेन पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, ठीक है? लेटेस्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे यहां लैंप चलाया मैंने और यहां पर मेरी नोटबुक है, उसका पेपर है, इसके जस्ट रेडियल नॉर्मल ही है ऐसे, तो इस पर लाइट की कितनी इंटेंसिटी इल्यूमिनेट कर रही है इसे, उसकी वैल्यू इससे डिफाइन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसके लिए यूज होता है कैंडेला, और ये आपके यूज नहीं होने वाला है नेदर इन 11th नॉर इन 12th नॉर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपका हो सकता है एमएससी वगैरह में कहीं यूज होता है, बीएससी एमएससी में, बीएससी में भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब बात आती है कि डायमेंशनल सिंबल इनका क्या क्या है। देखो एक चीज, डायमेंशनल सिंबल आपको तब काम में आएगा जब आप डेराइव्ड क्वांटिटीज को इनके ऊपर डिपेंडेंट शो करते हो, और इसको लिखने का ढंग ये होता है कि इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, लेंथ का पहला लेटर क्या है? एल, तो यहां पर इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? कैपिटल एल। टाइम का कैपिटल टी, मास का कैपिटल एम, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, केल्विन के, और पुरानी बुक्स में आप देखोगे तो उसमें थीटा भी मिलता है, इसके लिए क्या मिलेगा? इसी तरीके से मोल एंड कैंडेला, ये इनके डायमेंशनल सिंबल्स हैं। कॉपी दैट। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं? सिंपली it tells about the dependency of given physical quantity which is derived type quantity or fundamental. It tells about the dependency of given physical quantity on other fundamental quantities. Okay, लिख लो। it represents dependency of given physical quantity on fundamental ones। हाँ जी, अब इसकी टेबल बनेगी। एग्जाम्पल टेबल, डेराइव्ड क्वांटिटीज and the dimensions।
ये एक टेबल बनेगी और इस टेबल के बाद हम रैंडम प्रैक्टिसेस करेंगे, उसमें 11th की भी प्रॉब्लम्स लेंगे और 12th की भी लेंगे, ठीक है। फिर आपको ये समझ में आएगा कि चाहे 11th का हो, चाहे 12th का मैटर हो, चाहे किसी का भी हो, अगर आपको फॉर्मूला पता हो या दिया जाए तो आप आराम से किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट बना सकते हो। चले, ओके। एक टेबल बनेगी, नाउ द मैटर बिकम सीरियस। और यहाँ से आपका वो 1 मार्क्स का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। याद रखिए, इसमें ध्यान भटकता है तो फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं रहती। मैं आपका, जैसे कुछ बच्चों ने कहा भी मुझे, सर ये मान के क्यों नहीं पढ़ाते कि हमको कुछ ही नहीं आ रहा है इसका, तो मैंने वही मानकर पढ़ाया है कि आपको, जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई कुछ नहीं सीखा है अभी तक और अब सीख रहे हो, तो इसमें आपका 100% कोऑपरेशन मेरे को मिलना चाहिए। और सब लोग लोकल हैं तो सब आए नहीं, ये भी एक गलत चीज़ है ना। नंबर 1, जैसे कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मोस्ट बेसिक में ही आती है एरिया। अच्छा, एरिया जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे ये बताइए कि कितने तरह के एरिया आपको पता है। जैसे कि एक है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर एरिया है ना। स्फेयर, स्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया, गोले का पूरा सरफेस एरिया किसे का? 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ना। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल हो उसका एरिया LB, ओके। और जैसे मैं कहूँ भाई एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया क्या आएगा? सिलेंड्रिकल एरिया, ये है H और इसका रेडियस है स्मॉल r, तो सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर H कैसे होगा? इसके दो टाइप की सरफेसेस, एक तो सर्कुलर फेस होते हैं, दो होते हैं ये। सर्कुलर फेसेस के एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगी कि नहीं। और जो कर्व्ड एरिया है वो कितना होगा? कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया को काट लो तो वो शीट खुल जाएगी, उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर और विड्थ होगी H, क्या होगा? तो प्लस 2 पाई आर H, ये होगा इस सिलेंडर का सरफेस एरिया। अच्छा जी, तो इसको हम वैसे लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस, इस तरह से लिखा जाता है ये, ठीक है। अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके हम एक चीज़ को नोटिस करना वो देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर जितने भी एरिया कैलकुलेट होते हैं उन सब में आप एक चीज़ नोटिस करना कि लेंथ का यूज 2 बार होता है। ये कांस्टेंट तो आ ही रहे हैं, कांस्टेंट्स का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर r इंटू आर आ रहा है, यहाँ पर भी r इंटू आर आ रहा है, यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ, ये दोनों की दोनों लेंथ होती हैं। यहाँ पर भी आप देख लो r और h का मल्टीप्लीकेशन। मैंने क्या लिखा है आपको कि जो भी यूनिट आपको बनाना है ना, उसी फॉर्मूला से बनता है जिससे उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो एक लेंथ के लिए मीटर और दूसरी के लिए भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऐसा सब नहीं होगा, सब में होगा ना। इसलिए
मैं आपको ये कह देता हूं कि हाँ जी, एरिया रिक्वायर्स प्रोडक्ट ऑफ टू टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ 1 इंटू लेंथ 2, तो लेंथ इंटू लेंथ लिख दे सिंपली। ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ऐसा में मीटर स्क्वायर बनेगा। अगर आप अदर क्वांटिटीज की बात करो तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो लेंथ के यूनिट का स्क्वायर जहां भी आ जाता है तो उसका मतलब किसका वैल्यू है, ये एरिया का वैल्यू है। जैसे हमको ये मिल गया कि 700 किलोमीटर स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू भाई, किसकी वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है। ठीक है, ओके। ऐसी छोटी सी चीज अगर पता नहीं होती है ना तो न्यूमेरिकल से लगता है डर। अब बेवजह का डर क्यों, जबकि हमें ये चीजें सीखने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। अच्छा जी, इसका ये बताओ डायमेंशनल डिपेंडेंसी क्या है, लेंथ पर 2 बार है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या है, लेंथ स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जैसे कि अच्छा बताओ तो जरा, वॉल्यूम में वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूला वगैरह बता सकते हो, जैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम, फोर बाई 3 पाई टाइम्स रेडियस क्यूब, ये होता है। इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा कौन का होता है देखो कौन का होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और किसका, जैसे कि क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, और अगर क्यूबोइड है तो एल इंटू बी इंटू एच, ये होगा ना। एल बी एच आप देख लो, हर फॉर्मूला में लेंथ का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ है, सब में हुआ ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम कैलकुलेशन रिक्वायर्स 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ क्वांटिटी, वेदर इट इज सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स और डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड। अच्छा, तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एल इंटू एल। मुझे बताइए इसका डिराइव्ड यूनिट क्या बनेगा। अरे भाई, यूनिट मीटर, इस लेंथ का भी मीटर और इस लेंथ का भी मीटर, क्या बनेगा, यस क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। और डायमेंशनल डिपेंडेंसी क्या आएगी, वेरी गुड, एल क्यूब। अब आपको चुप बैठना ही नहीं है, अब आपको हर एक पॉइंट पर आंसर देना है। Now it becomes your responsibility. Let me see how do you continue. Okay, yes, here. Number 3. अब मैं मास डेंसिटी की बात करता हूं। मास डेंसिटी फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो जी, मास का यूनिट क्या होता है एसआई में, बोलो भाई। हाँ जी, किलोग्राम डिवाइड विद वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है एसआई में, ये रहा क्यूबिक मीटर। तो केजी पर क्यूबिक मीटर किसका यूनिट है, मास डेंसिटी का। किससे बना, इसके फॉर्मूला से ही बना है ना। मुझे ये बताइए इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, m अपॉन एल क्यूब, जो कि लिख सकते हो m। हु हैज ए प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत है क्या,
नंबर 4, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस एक लेंथ ही तो है, तो मैं लेंथ अपॉन टाइम कह दूं। चलो आपको अच्छा लगे डिस्टेंस ही लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए इसका यूनिट क्या बनेगा? अरे भाई यूनिट है, नोट डायमेंशन। लेंथ का यूनिट मीटर, छोटा मीटर पर सेकंड, ये इसका डिराइव्ड यूनिट है, मतलब फॉर्मूला से बना हुआ यूनिट ही डिराइव्ड यूनिट है। ठीक, बताइए L अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, यही तो है लेंथ अपॉन टाइम। और देख लो, वेलोसिटी क्या होता है जी? वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है ना, है कि नहीं है? बताइए इसका यूनिट बनाओ। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, डेराइव्ड यूनिट क्या है? ऐसा नहीं, बी कॉन्फिडेंट, पे इनफ अटेंशन सो दैट यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट। देखो अटेंशन पूर मत रखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पावर ऑफ कंसंट्रेशन का। लेंस, अ बर्निंग पेपर, पेपर कैन नॉट बर्न इफ द फोकस इज रेंडरिंग हियर एंड देयर एंड randomly moving, but when the lens becomes focused at the smallest area, the paper catches fire within a few moments. That is the power of concentration, and you are not understanding that. हाँ, तो यहां पर मीटर पर सेकंड ही बन गया कि नहीं बन गया? डायमेंशनल डिपेंडेंसी क्या है बोलो? L/T-1 हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, अच्छा एक चीज देखो, यहां पर ये दोनों का डायमेंशंस इक्वल है कि नहीं? तो इनको हम कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विद इक्विवेलेंट डायमेंशंस एंड यूनिट्स, जिनका यूनिट देखो, थोड़ा सा आगे चल के क्वेश्चन बिल्ड करूंगा तब उसका सही जवाब तो तभी दे पाओगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यस, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। लो जी, अच्छा मुझे ये बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा? बोलो। देखो, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो वेलोसिटी का होता है। तो ऊपर तो क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है? सेकंड। क्या बनेगा? मीटर इन पर सेकंड स्क्वायर, ये तो बना यूनिट, और डायमेंशन बनेगी, थोड़ा लाउड बोलो तो, बोलो बोलो, L/T-2। सही है। लाउड इसलिए बोलने को कह रहा हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इफ यू नो देन यू कैन स्पीक अप टू एनी लेवल ऑफ वॉल्यूम। फिर आ जाता है आपका फोर्स। फोर्स है, कोई एक फॉर्मूला बता दो फोर्स का, उसी से बना लेंगे। यस, वेरी गुड। F=ma। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनसे भी बनेगा, इससे ही बन जाएगा।
मास का यूनिट क्या है? बोलो जी। हाँ जी, किलोग्राम डॉट एक्सेलरेशन का यूनिट। जो बना चुके वो याद रहना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। पर आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? कुछ बच्चे ही बोल रहे हैं। अभी जब बातें कर रहे थे ना, कम से कम उतनी आवाज तो तुम्हारी आनी चाहिए। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखिए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन। इट इज इक्वल टू न्यूटन। अगर आपने न्यूटन लिख दिया, इसका मतलब लिख दिया केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? तो ये एक तरीके से एब्रीवेटेड फॉर्म है इसकी, एब्रीवेटेड यूनिट है। एब्रीविएशन समझते हो ना आप इंग्लिश में क्या होता है? एब्रीविएशंस है ना, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट। बार बार अगर हम इतना बड़ा ये लिखेंगे तो दिमाग खराब होगा, टाइम खराब होगा, गलती भी हो सकती है कहीं। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं न्यूटन। इज दैट ओके? अब इसका डायमेंशन बताओ भाई, बताओ फोर्स का डायमेंशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? देखो, मास का यूनिट है ना फंडामेंटल, कितनी पावर है? तो डायमेंशन में भी पावर 1 ही होगा। लेंथ का 1 और टाइम का -2। MLT -2, व्हाट इज इट? रिपीट। MLT -2 याद रखना है, जुबान से हटना ही नहीं चाहिए। आई से दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इन 11th फिजिक्स, ऑल्सो इन 12th ऑल्सो। क्योंकि फोर्स जो है ना, फोर्स क्या है? जितनी भी गड़बड़ होती है दुनिया में फोर्सफुली होती है, अपने आप कुछ नहीं होता। एवरी इवेंट रिक्वायर्स फोर्स टू हैपन। इसलिए फोर्स का ज्यादातर फॉर्मूला से डीलिंग होता है, और उसमें जो अननोन क्वांटिटी बैठी है तो फोर्स की हेल्प से उसकी डायमेंशन कैलकुलेट होगी। इसलिए आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं नंबर 8। हम ले लेते हैं मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। चलो भाई 11th वाले बच्चे बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? Quite disappointing. Please don't disappoint so much. You must remember it. Momentum is equal to P. Yes, P equal to mv, mass into velocity. यहाँ पर वेक्टर का यूज नहीं करें, हमें तो ऐसी क्वांटिटीज बनानी है जो हमें ऐसी चीजें बनानी है जिनका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो हम वेक्टर नहीं ले रहे। हाँ जी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का मतलब केजी, और वेलोसिटी का यूनिट बोलो बोलो, मीटर पर सेकेंड। यही है ना? अच्छा, डायमेंशन क्या बनेगी? MLT इनवर्स, यही है ना? अच्छा जी, यही है। चलो ठीक है भाई, यही है। अच्छा, एक है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला बताइए तो। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है इसलिए इसको dt लेते हैं, पर है तो पीरियड ही।
इसलिए यहां पर मैं F डॉट डेल्टा टी लिख रहा हूं। ठीक है, बताइए इससे क्या बनेगा? फोर्स का क्या होता है? अरे न्यूटन होता है। तो एक तो बन गया न्यूटन डॉट टाइम का क्या? सेकंड। तो न्यूटन डॉट सेकंड बन गया, एक तो बन गया ना। अच्छा, न्यूटन को जरा हम देखें तो क्या लिखते हैं न्यूटन को? एमए से न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी डॉट मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना। लेकिन ये तो न्यूटन है और एक सेकंड मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा? ये नीचे का स्क्वायर गायब हो जाएगा। बताओ, ये न्यूटन डॉट सेकंड है, वो भी न्यूटन डॉट सेकंड नहीं है क्या? तो ये एक गया कि नहीं? यहां से गया ना। तो क्या बनेगा? ये बनेगा, बन गया। एक बात बताओ, ये और ये सेम नहीं है क्या? सेम है। तो इसके इक्वल ये है, तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा मैं लिख सकता हूं, अगर इन दोनों में कोई ना कोई डील हो तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स में कोई डील होती है क्या? कैसे नहीं होती? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है। इंपल्स इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम, रिमेंबर? वही है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है ऐसा। और इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? mlt माइनस 1, सेम। गुड। अब ये बताओ, इन दोनों की बात करें तो ये डायमेंशनली इक्वल है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन कुछ बार आया है कंपटीशन के एग्जाम्स में कि सेलेक्ट द ग्रुप्स हैविंग सेम डायमेंशंस। तो उनमें आपको देखना पड़ता है आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि किस किस का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, कॉपी करिए नंबर 10। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। हाँ जी, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, एफ डी कोस थीटा। एक चीज मैं आपको एक स्क्रीन यहां देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल और मैं इसको कह रहा हूं थीटा। ए बी सी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं साइन थीटा तो इसका वैल्यू क्या होगा इस ट्राइंगल में? P अपॉन एच। मैंने P और H लेबल नहीं लगाया। अब बताइए इसमें P किसको कहोगे? परपेंडिकुलर किसको कहोगे? यहाँ किसको? BC को कहोगे। रीजन, थीटा के सामने की जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा के साथ वाली ये जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर के साथ होती है इसको बेस कहते हैं, बेस ऑफ द एंगल। और ये 90 डिग्री के सामने होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। सीख लिया? पीछे भाई देखो, एनर्जाइज हो क्या हो, इसके लिए आपको 1 घंटा दिया था। अब आप इस तरह डिस्चार्ज होके क्यों बैठे हो? एनर्जाइज होके आने के लिए कहा था। अच्छा चलो ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, और cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ? बोलो बोलो। हाँ, तो ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, ये क्या कर दिया मैंने? बी सी अपॉन ए बी नहीं, हाँ जी, यहाँ पर
AC होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी एक लेंथ है और ये भी लेंथ है, अगर इसको मैं मीटर में बोलूंगा तो ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट नहीं होता। मतलब ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, इनका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं बनता है। याद रखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनमें से किसी का भी यूनिट नहीं होता और डायमेंशन नहीं होती है, सिर्फ नंबर्स होते हैं। इसीलिए इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो होता है बस, इस साइड का रेशियो क्या है, इस साइड का रेशियो क्या है, ये रेशियोज है। इसीलिए इनका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। अब वापिस आ जाओ, यहां पर cos थीटा का कोई यूनिट डायमेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस बनाइए, हाँ भाई इसका यूनिट और डायमेंशन बनाइए। न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ है। हाँ तो न्यूटन इनटू मीटर, और क्या होता है भाई, देखो ये जो वर्क है ना, वर्क का कंसेप्ट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जूल का। हीट, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी, इन सब का बढ़िया स्टडी किया था जूल ने, तो इसको हम जूल भी लिखते हैं। तो न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, 1 जूल। ठीक है। अच्छा एक चीज है, इस न्यूटन को भी हम पोस्टमार्टम करके लिख सकते हैं। न्यूटन का पोस्टमार्टम करें तो क्या मिलता है, MA, kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो मैं न्यूटन की जगह लिख दूं kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब ये क्या बन जाता है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बोला है ना मैंने, ये कौन है, ये न्यूटन है, और साथ में क्या है, मीटर। तो बताओ ये नहीं हो जाएगा क्या, हो गया ना। अब याद रखना ये सब डेराइव्ड यूनिट्स है, किसके, वर्क के लिए। इनमें से कोई सा भी मिल सकता है आपको, आइडेंटिफाई कर लोगे ना, यस और नो। और एक चीज, आपको घर जाके इसको एक प्रैक्टिस तो देनी ही पड़ेगी, एक ही 2 देते हो दैट इज बेस्ट। अगर आपको अनडिफेटेबल होना है तो मोर देन 1 प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और काम चलाना है तो चलता रहेगा। लो जी, वर्क हो गया, फिर आ जाती है आपकी एनर्जी। बिल्कुल, क्योंकि इनमें एग्रीमेंट भी तो है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। हाँ सही कहा, डायमेंशन तो नहीं निकाला इसका। बताइए इसका डायमेंशंस क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन इनटू लेंथ का डायमेंशन, या इसको देख लो, ये फंडामेंटल फॉर्म में है, मास की पावर 1, लेंथ का स्क्वायर, टाइम का इनवर्स स्क्वायर। इजी। चलो भाई एनर्जी का बताइए, कोई फॉर्मूला। देखो एनर्जी कई टाइप की होती है, जैसे फोर्स भी कई टाइप के होते हैं, तो एनर्जी भी कई टाइप की होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का क्या आपको, हाफ mv स्क्वायर। और कोई एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला mgh। और कोई भी फॉर्मूला हो, यूनिट सेम ही बनेगा, और जो भी बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक। अच्छा जी बताइए कौन से बनाई, किसी से ही बना लो। जी क्या है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। इससे बनाए 1/2 क्या है, यूनिटलेस। मास का यूनिट क्या बनेगा, kg डॉट
वेलोसिटी का यूनिट का स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सेम नहीं आ गया क्या? अगर इससे बनाओ तो मास का यूनिट इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट इंटू लेंथ का यूनिट। हाइट लेंथ ही तो होती है। फिर से यही आएगा, इससे भी ये आएगा, इससे भी आएगा, और भी कोई फॉर्मूला अगर आपको आता है तो उससे भी ये आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको जूल कह सकता हूं, कह सकता हूं ना? चलो ठीक है भाई, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकता हूं इसे मैं। और इसके डायमेंशंस बिल्कुल एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। टॉर्क क्या होता है? हम हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मरोड़ी, दैट इज टॉर्क, है ना? गाड़ियां चलती हैं, इंजन क्या करता है? टॉर्क लगाता है। टॉर्क से पहिया घूमता है, फोर्सफुली घूमता है। हाँ। गाड़ी का स्टीयरिंग है वो भी घूमता है। तो ढक्कन है, ढक्कन होते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं तो टॉर्क से होता है, फोर्स लगा के नहीं कर पाएंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टो इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। बताओ भाई, एफ आर साइन थीटा क्या लगता है? साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं बनेगा, डायमेंशन भी नहीं होगी। तो बताओ टॉर्क का यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा जी, दूसरा यूनिट और भी बनाए तो क्या बनेगा? जूल। चलो ठीक है, आपकी बात पे विचार करूंगा, लेकिन फिलहाल न्यूटन को हम एम ए से लिख दें। एफ इक्वल टू एम ए से लिखो भाई, के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया न्यूटन, और मीटर, मीटर भी लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर आप यही नहीं बोल पा रहे तो आगे क्या मतलब बनेगा? अरे मैंने न्यूटन को लिख दिया यहां पर, और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक और मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सेम है क्या ये? वर्क एनर्जी से सेम है, तो मैं इसको जूल लिख दूं क्या? इक्वल टू जूल लिख दूं क्या? लिख दूं? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू जूल। ये जूल के इक्वल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कभी आया तो 99% से ज्यादा गए काम से। रीजन जानते हो क्यों? इसको जूल का यूनिट अवॉर्ड नहीं कर सकते हम, बिकॉज इट इज नाइदर अ टाइप ऑफ एनर्जी और वर्क। टॉर्क इज सम डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है? ये जूल में कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। और आप इसके डायमेंशन की बात करो, बताओ डायमेंशंस क्या होंगे? बोलो बोलो। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वेरी गुड। देखो बेटा, अगर हम इसी चीज के टारगेट के लिए शुरू कर रहे हैं क्लास, तो ये चीजों, इसका फिर जवाब आना चाहिए अब तक, इसका जवाब अब तक आना चाहिए था। और इससे आगे मैं इस चीज को इससे आगे कैरी करूं तो इसके लिए जरूरी है कि यहां तक जवाब आए आपका। इट इज नेसेसरी। अब मुझे एक बात बताइए, सेम क्वांटिटी वाली ये जो डायमेंशंस हैं, इनका एक ट्रिपल बन रहा है। देखो ट्रिपल बन रहा है, नंबर 11, 10, 11 एंड 12 ट्रिपल बन रहा है ना। इनको आप कह सकते हो क्वांटिटीज, ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज विद सिमिलर डायमेंशंस, ठीक है? सिमिलर डायमेंशंस बट नॉट विद सिमिलर यूनिट्स। ओके,
पावर, पावर का फॉर्मूला, कोई पावर का फॉर्मूला बताओ। हाँ, वर्क अपॉन टाइम, वेरी गुड। टाइम रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्क। एक और होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फ्री कोस थीटा। बनाओ, पावर का यूनिट आप बनाओ, कितने बना सकते हो वो सारे बनाओ। और बताओ भाई, बाकी सबने किया, और क्या बन रहा है? चलो देखो, सबसे पहले तो इस फॉर्मूला की सुनो। ये क्या कह रहा है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम का मतलब यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट ऐसे में जूल अपॉन सेकेंड। तो एक तो बन गया जूल पर सेकेंड, बना कि नहीं बना? और देखो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या बना? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, बना या नहीं बना? और देखो न्यूटन को F इक्वल टू एम ए से एक्सपांड कर लो, एम एल टी माइनस 2 से kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइलेंस, आई नीड साइलेंस प्लीज। जब आपको फ्री होना हो तो बोल देना, ठीक है? फ्री हो जाओगे। kg डॉट, अभी मैं देख नहीं रहा ना। ये बताओ कैपिटल W किसके लिए लिखा है? साइलेंस। हाँ, वाट, ये यूनिट है। वर्क क्वांटिटी है और वाट यूनिट है। तो जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक है, अब इसके डायमेंशन बता दो फटाक से। बताओ भाई, बताओ क्या ना? मास का यूनिट सिंगल पावर है। थ्री। थ्री आ गई ना? सेकंड क्यूब है नीचे। न्यूटन में अपॉन में सेकंड स्क्वायर आता है और यहां पर सेकंड क्यूब हो गया है। बोलो यहां, अब देखो वापिस से समझो बेटा। यहां देखो, तुम्हारे लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है डिपार्टमेंट में बात गई नहीं है। तू ध्यान को नहीं दियो तो मुझे पता है। अब दे लो, एरिया क्या हुआ? दो लेंथ मल्टीप्लाई होने से आता है, तो यूनिट भी 2 बार मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर बन गया। ये ऐसा ही में है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। लेंथ इंटू लेंथ, डायमेंशन क्या बनी? लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम के क्या बना? मीटर क्यूब यूनिट है और लेंथ क्यूब है, डायमेंशन है। मास डेंसिटी, मास का यूनिट अपॉन वॉल्यूम का यूनिट क्या बन गया? kg अपॉन मीटर क्यूब। और डायमेंशन भी ऐसे बनेगी, मास का यूनिट की पावर 1 है और लेंथ की पावर डिवीजन में 3 है तो -3 लिखा जाएगा। अब आपको याद करना शुरू कर देना है इनको। स्पीड LT इनवर्स, वेलोसिटी LT इनवर्स, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हुआ वो देख लो। डायमेंशन क्या होगी? LT इनवर्स स्क्वायर। और फोर्स के लिए आपको सिर्फ मास का मल्टीप्लिकेशन करना है एक्सेलरेशन में, MA। देख लो, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स में सिर्फ kg का मल्टीप्लाई होने से यूनिट बन गया। समझ गए? और डायमेंशन में भी मास का ही एक पावर आ गया। और अब देखो, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv से हो गया। फॉर्मूला से बन रहा है सब। जिस फॉर्मूला से वैल्यू निकलती है उसी से यूनिटी भी निकलता है, उसी से डायमेंशन भी निकलती है। हाउ सिस्टमेटिक इट इज। समझे बात? तो इस तरीके से सबको ऐसे ही किया है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है भाई? अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? डेफिनेशन से पता चल जाता है।
बताइए आप लोग, कोई किसी को पता हो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 10th क्लास में मैथमेटिक्स में भी आती है फ्रीक्वेंसी, है ना? ना 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 ना, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हो उसको फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशंस एवरी यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कह दें या पर सेकंड कह दें, एवरी सेकंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवरी सेकंड की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस हैं उन्हीं को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में जितने भी साइकिल हो जाएं वो भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर ऑक्सीलेशंस या फिर साइकिल्स। ये वर्ड्स याद रखना। अगर बॉडी राउंड एंड राउंड घूम रही है इस तरीके से तो नंबर ऑफ साइकिल लिया जाएगा, और अगर वाइब्रेशन कर रही है मतलब ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ठीक है, ऑक्सीलेशंस, ऑक्सीलेशन ऐसे, ठीक है, ये ऑक्सीलेशंस है। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम टेकन, इसका फॉर्मूला है। अब आप मुझे ये बताइए, नंबर तो सिंपली 10, 20 इस तरह से होगा और नीचे आएगा टाइम, तो इसका यूनिट क्या बनता है? ऐसा यूनिट ये हो जाता है ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, या फिर कहें वाइब्रेशंस पर सेकंड, या इसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, क्या कहते हैं? हर्ट्ज। ओके, अब इसका डायमेंशंस क्या होते हैं बताओ। देखो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, गैस करो। आपका गैस गलत भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? अगर गैस गलत हुआ तो उसमें क्या बुराई है? ठोकर लगने के बाद ही उस रास्ते से सही गुजरना आता है। ठीक है, आप किसी रास्ते से जा रहे थे, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, आपको पता है कि हाँ ये रोड है, मैं बहुत बार गुजरी यहाँ से, मेरे को पता है अच्छे इससे सड़क बनी हुई है, लेकिन आपकी स्कूटी है ना, बीच से पानी के अंदर जाके बहुत जोर का एक जर्क लेती है, बहुत जोर का। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि मैंने रास्ते के इस जगह से मैंने पास किया था और यहाँ पर एक गड्ढा बन गया था। नेक्स्ट टाइम वो आप संभलते हो उससे, तो गलती आपसे होती है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। वो आपको संभल के चलना सिखाती है। नेक्स्ट टाइम आप उधर से पास नहीं होगे ना, सो केयर विल बी टेकन नेक्स्ट टाइम। डायमेंशंस हो गई, क्या हो जाएगी? T इनवर्स। एग्री और नॉट? तो इसका डायमेंशन लिख लो, ऐसा यूनिट लिख लो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आगे डिटेल में आएगा। 11th वालों के तो खूब डिटेल में आएगा, 12th वाले को भी आएगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। इंटरप्ट व्हेन यू आर डन। थोड़ा जल्दी करना, काफी सारा काम करना है आज। ओके, फिर आ जाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा। इसके लिए एक और वर्ड आता है, एंगुलर स्पीड, और इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमेशा के लिए याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहो या एंगुलर स्पीड कहो, जिस स्पीड से एंगल ट्रेवल हो रहा है उसको एंगुलर स्पीड कहते हैं, और पर यूनिट सेकंड में, पर यूनिट टाइम में जितना एंगल कवर कर लिया उसको क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो दोनों की डेफिनेशन एक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ये एक वेक्टर है भाई, इसमें डायरेक्शन और अटैच हो जाती है। अगर हम डायरेक्शन को हटा दें तो क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये मोड का साइन लगाया है। इसका मतलब है साइन हटाओ, डायरेक्शन हटाओ, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फिर, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा एक बात बताओ, एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, क्या, रेडियन। एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन, और अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम के लिए क्या आ जाएगा, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। और रेडियन जो है ना वो एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ एक सपोर्ट के लिए होता है, उसका फिजिकली लीगल कोई लाइसेंस नहीं होता है। उसको जब चाहे इनवाइट कर लो, जब चाहे उसको रियून कर दो। तो यहां पर डायमेंशन का पार्ट नहीं है ये, रेडियन डायमेंशन लेस होता है। तो इसका जो डायमेंशंस होगा, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। अगेन यू हैव अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस बट डिफरेंट यूनिट्स। इनके यूनिट डिफरेंट है। आपने देखा ये रेडियन पर सेकंड है इसका यूनिट, और इसका साइकिल पर सेकंड है ना। सो यूनिट्स आर डिफरेंट बट डायमेंशंस आर सेम। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलें। अब लेवल बढ़ता चलेगा और आपका 11th भी डायमेंशन और यूनिट कवर करेगा और 12th का भी होगा। हाँ जी, अब देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला किसको याद है, इस वैसे एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है, लेकिन ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया अपन प्रेशर कह सकते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इस फॉर्मूला से इसका ऐसा यूनिट क्या बनता है भाई, फोर्स के लिए होता है न्यूटन, और एरिया बताओ, एरिया का बताओ क्या, एरिया का ऐसा यूनिट क्या है। इतनी कम आवाज क्यों आ रही है, ओके। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का, डेराइव्ड यूनिट है। अच्छा, इसके लिए पर्सनल यूनिट भी है इसका, प्रेशर का खुद का एक पर्सनल यूनिट है, क्या होता है, ऐसा है, पास्कल। गुड। सो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। ओके, देयर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो लाइक टॉर, एटीएम है ना, बार, टीएसआई, बहुत सारे अदर यूनिट्स भी हैं और सब के सब कहीं ना कहीं यूज होते हैं, लेकिन यहां सिस्टम जो है ऐसा ही पढ़ना है अपने को। और क्या हो जाएगा इसका बताओ, आपको पता है न्यूटन का मतलब क्या होता है, बताएंगे। न्यूटन, 1 न्यूटन को हम फंडामेंटल यूनिट्स में कैसे लिखेंगे बताओ। यस एग्जैक्टली, सबको याद होना चाहिए। mLT-2 से बन जाएगा ना, kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ma, m के लिए kg, a के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है ना, इजी। kg डॉट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, न्यूटन, और मीटर स्क्वायर डिवीजन में है ना, तो बताओ ओवरऑल ये नहीं बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। और इसका मतलब होता है, इसको इसका मतलब ये हो गया kg अपॉन मीटर डॉट सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैं यहां मीटर और सेकंड स्क्वायर के बीच में डॉट नहीं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इसका सेंस ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा, if I do not put a dot sign between meter and second square, then it will be millisecond square. मिलीसेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया मिलीसेकंड इंटू मिलीसेकंड, ठीक है।
तो यूनिट्स जब भी लिखते हैं तो उनके बीच में एक डॉट पुट करना जरूरी है, दो यूनिट्स को सेपरेट करना डॉट से। अच्छा जी, तो इससे इसका यूनिट क्या बनेगा भाई, सॉरी डायमेंशंस क्या बन जाएगा? मास के यूनिट का पावर 1, लेंथ का यस टी का, सही है ना? अगर हम यहां इस फॉर्मूला से बनाएं तो क्या बनता है? फोर्स का क्या होता है? m/t - 2 और ये हो गया L², तो क्या बनता है? यही बनता है, देख लो। फॉर्मूला से तो यूनिट बनता है, फॉर्मूला से डायमेंशन बनता है। इस फॉर्मूला में फोर्स की जगह पर इसका डायमेंशन पुट करो, याद कर रखा है ना सबने, और एरिया की जगह पर इसका डायमेंशन पुट करो, क्या बनता है देख लो, सेम बनेगा। इस तरीके से आपको बिना पेन के भी ये करना आ जाएगा, बस प्रैक्टिस का ही एक डिफरेंस पड़ता है। अब कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम इस सिंबल से लिखते हैं एटा, एन के लंबी सी पूंछ होती है बंदर जैसी, नाम है इसका एटा, ETA, ऐसे प्रोनाउंसिएट किसे करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा? देखो इसका जो फॉर्मूला तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी, और ये v क्या है? ये टर्मिनल स्पीड है। अगर आप एयर में किसी ऑब्जेक्ट को, या लिक्विड की बात कर लो, किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, फ्रीली गिराने आपने गिरा दिया उसको, फिर वो क्या है उसका, ये इसको यहाँ से या तो कलर पूरा ही चेंज होता है या तो हाँ जी, 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल स्पीड है। देखो आप अगर किसी, जैसे पानी में किसी पत्थर को आप छोड़ते हो ना, तो पहले तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके बाद फिक्स हो जाती है, और वो उसी स्पीड से गिरता है, चाहे कितना ही गियर नीचे जाए, फिर वो उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। हवा में भी जैसे पैराडाइवर होते हैं ना, हवाई जहाज ऊपर ले जाते हैं और फिर वहां पर अपना पैराशूट बैग पहन के कूद जाते हैं, तो शुरू में उनकी स्पीड बड़ी तेजी से बढ़ती है, वो उस हवा की स्पीड को फेस करने के लिए एक आंखों के ऊपर वो शील्ड पहनते हैं, चश्मा है ना, बढ़िया चश्मा होगा, एयर प्रूफ, एयर टाइट, मतलब वो हवा से खुलता नहीं है, हवा अंदर नहीं घुसती, वरना आंखें फट जाएंगी। तो वो हवा में कूद गए, कूदने के बाद क्या होता है, उनकी शुरू में स्पीड बढ़ती है और उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड लगभग 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फिक्स हो जाती है, उसी से गिरते हैं वो फिर नीचे, है ना, वो होती है उनकी टर्मिनल स्पीड। इसी तरह से कोई बॉल भी अगर आप गिराओगे ना ऊपर से, तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद एक फिक्स स्पीड हो जाएगी उसकी, 500 किलोमीटर पर आवर, 600, जितना भी होगा वो हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन क्या है आपको पता है, ये फोर्स है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब बाकी है ये फॉर्मूला तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का है, हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है? तो ईटा का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा ना, F/6 RV बनेगा, यही बनेगा ना। चलो जी, अब आप लोग बोलो, अब आपकी बारी है। 6 का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, पाई का नहीं होता। अब बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, बताइए मुझे, बोलो तो। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन आर मीटर, और वी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर इंटू मीटर पर सेकंड क्या हुआ बताओ? मीटर का तो हो गया स्क्वायर, और अपॉन में सेकंड जाने का मतलब है ऊपर सेकंड चला गया, बात तो एक ही है। तो यूनिट बना है न्यूटन डॉट सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप इसे और ज्यादा फंडामेंटल में लेकर जाओ तो बनता है, ये तो हो गया न्यूटन की जगह पर, वॉच इट केयरफुली, न्यूटन की जगह तो हो गया ये,
और बाकी जो बच्चे ऊपर सेकंड बच्चा है और नीचे मीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, क्या आता है बोलो जी, क्या जेटा केजी तो अब पढ़ा है, ऐसा कैसा मीटर एक कट गया और सेकंड भी एक कट गया और वो कहां बचेंगे नीचे, मीटर डॉट सेकंड। अब आप इसका डायमेंशन बनाना चाहते हो तो आपको पता है ये फंडामेंटल फॉर्म में यूनिट है, इससे इसका डायमेंशन बनेगा, क्या बनेगा आप बोलो, जो बोलोगे वही लिख दूंगा, m1 l-1 t-1। गुड, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि इतना दूर तक मैं आपको लेकर आ गया, अब तो कम से कम आपके दिमाग में बैठा, ये मेरे को ट्रस्ट इसी से आता है। इधर से भी आप चलोगे ना तो फोर्स का है mlt-2 L और LT इनवर्स, इसको सोल्व कर लो यही आएगा, कैसे ही चल लो आंसर विल बी द सेम। प्रैक्टिस की कमी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत करा दूंगा मैं आपको, तुमको खुद को ये लग जाएगा कि इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, नो सीक्रेट, पर सारी प्रैक्टिस। और हाँ, ये चीज मैंने पढ़ाई है तो ये मत सोच लेना भाई मैंने पढ़ा के चला गया ना, संडे को मैं इसका टेस्ट लूंगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेस्ट में बढ़िया स्कोर होना चाहिए, एक आध नंबर कट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डब्बा गोल मोल तो वो नहीं होना चाहिए। कॉपी हो गया? तो ये बहुत बार पूछी गई है। और बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा और आपको कैलकुलेट करके बताना है। मेरे हिसाब से उसमें भी पेन चलाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। करें? अच्छा जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ जी, फॉर्मूला आपको जो यूज करना है ना वो यूज करना है E = h न्यू। ये न्यू जो है ना ये है फ्रीक्वेंसी और E है एनर्जी, और ये जो h है ना ये आपका टारगेट है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला आपके पास है, अब आप कैलकुलेट करो h का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगी। Within seconds there must be answer. Please do not sit like this. Perform and give me the answer. एक यूनिट भी पता चल जाए ना तो भी बोल देना कि ये आया है मेरा। इंटू सेकेंड, ओके ठीक है ना, ना सही है, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सही तो है। और क्या होता है अभी एनर्जी के यूनिट देखो मैंने लिखवाई है आपको, सी एच का फॉर्मूला हो गया E/न्यू, यही है। ऐसा यूनिट क्या बना, देखो बेटा आपको कोई बात नहीं है, अभी नहीं आया तो जब तक नहीं आएगा तब तक मेरे पास एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन माइंडली प्रेजेंट तो रहना पड़ेगा। एनर्जी का खुद का एक डायरेक्ट यूनिट है, व्हाट इज दैट, पर्सनल यूनिट है इसका एक जूल, दैट इज गुड। तो एक तो हो गया जूल अपॉन सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट देख लो साइकिल पर सेकंड, तो साइकिल तो लिखा नहीं जाएगा, साइकिल कोई यूनिट नहीं होता, वो तो काउंट है, काउंट मतलब 1 2 3 इस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, सेकंड इनवर्स। टी इनवर्स होती है ना इसकी डायमेंशन, सेकंड इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया ये जूल डॉट सेकंड। और अगर आप ऐसे देखते हो कि जूल को आप लिखते हो क्या हो, न्यूटन डॉट मीटर, तो न्यूटन डॉट मीटर डॉट सेकंड भी हो गया इसका यूनिट। और अगर आप न्यूटन को डिकोड करते हो तो वो केजी डॉट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा kg डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है और ऊपर भी 1 सेकंड बैठा ही है, हिसाब क्या होगा अपॉन 1 सेकंड बच जाएगा और 1 उड़ जाएगा। नहीं समझे? आगे समझ। अब मुझे ये बताइए इसका डायमेंशन, आप बताओ यहां से इसका डायमेंशन बन जाएगा ना, क्योंकि सारे यूनिट किसमें है, फंडामेंटल में। तो जो पावर इनकी है वही एमएलटी की होगी। बताइए तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम की पावर कितनी, एल की पावर कितनी, टी की पावर कितनी, बताइए। लेट अस टेल, आई नो यू नो। m to the power -1, हाउ? m की 1 है और l की 2 है और -1 है। व्हाट अबाउट यू? बोलो। हाँ, m1 l2 t -1। सही है, सही है। अच्छा इधर से ये देख लो आप, अगर आप ये चाहते हो कि मैं यूनिट नहीं फाइंड करूं, मैं तो डायरेक्ट डायमेंशन फाइंड करूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, एनर्जी का यूनिट क्या बनता है, सॉरी डायमेंशन क्या बनता है? एनर्जी का याद हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है mL/T-2 और वर्क एंड एनर्जी का क्या होता है mL²T-2, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर ही जूल है। mL²T-2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का होता है T इनवर्स। तो बताइए ये नहीं आएगा क्या? So no matter what method you use to achieve your answer, the answer remains the constant. It does not depend on the path taken by you. Answer is always conservative. हाँ जी। One of the mostly asked questions, units and dimensions of Planck constant, and next to it there comes, have you copied it? Okay, next is universal constant of gravity, कैपिटल G। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, कोई ऐसा फॉर्मूला आपको आना चाहिए जिसमें कैपिटल G एक ऐसे मेंबर रोल प्ले करता है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको आता है? बताओ जी। आप जैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ गए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। वैसे तो ये छोटी क्लासेस में भी आता है, लाइक 10th 9th क्लास में आता है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r², ये होता है ना, ट्रू और नॉट? ऐसे में G आता है तो G का फॉर्मूला इससे बन जाएगा ना। क्या बनेगा बताओ तो जरा, बोलो गर्ल्स, आप बोल कर लेते। देखो FR² अपॉन M1M2, FR² अपॉन M1M2, इससे इसका यूनिट भी बनेगा और इसका डायमेंशन भी। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि जो क्वांटिटी का फॉर्मूला है ना, उसी से क्वांटिटी का यूनिट बनता है और उसी से उसका डायमेंशन बनता है। तो इसका यूनिट बनाते हैं SI वाला, SI यूनिट। बताइए जी क्या बनेगा, बोलिए लाउडर, मुझे थोड़ा सा हियरिंग प्रॉब्लम, मैं ऊंचा सुनता हूं। न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, मतलब केजी स्क्वायर, के छोटा केजी स्क्वायर, ये बन गया ना। अब इसको ज्यादा फंडामेंटल बनाना चाहिए तो न्यूटन का फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है बताइए, केजी डॉट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और बाकी कौन बचा, ये तो न्यूटन है, बाकी बचा मीटर स्क्वायर।
अपॉन में kg स्क्वायर, kg का एक हिसाब किताब हो जाएगा और क्या बनेगा ये, देखो मीटर क्यूब डिवाइड विद kg डॉट सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मुझे इसका डायमेंशन बता सकते हो क्या बनेगा, बताइए। इसका डायमेंशन बनेगा m इनवर्स l क्यूब t -2। चाहो तो इस फॉर्मूला की अप्रोच से कर लो, f का होता है mlt -2 इंटू r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो लेंथ स्क्वायर अपॉन m इंटू m, यही बनेगा या नहीं। अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ है कि मुझे यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन सही करना नहीं आ रहा अभी भी, ऐसा कौन स्टूडेंट है यहाँ पर? क्योंकि ऐसे तो मैं कराते जाऊंगा प्रैक्टिस, मेरे लिए कोई बाउंड नहीं है, पर टाइम एक बाउंड करता है अपने आप में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट है वो खुद भेज दूंगा बनाकर, और उन क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी भेजूंगा, आपको उनका यूनिट और डायमेंशन बिल्ड करना है, फिर मैं नेक्स्ट डे उसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है। अब बोलो और प्रैक्टिस कराऊं, और प्रैक्टिस कराऊं क्या, कुछ 12th की कर ले, ठीक है 12th की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और अभी तक जो चैप्टर नहीं आए हैं उनके भी ऐसा यूनिट और डायमेंशन बना के देखते हैं हमसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, है ना। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं। देखो एक वायर में से करंट फ्लो होता है ना, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको हम फोकस करके स्ट्रॉन्ग बना के और पंखे की मोटरें चलाने में काम में लेते हैं। बाहर जो घिसाई की मोटर चल रही है ना, वो घिसाई की मोटर भी इसी बेसिस पे ऑपरेट होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स ऑन करंट, बस यही समझो, बेसिक तो यही है इसके अंदर कि फोर्स ऑन करंट है, तो करंट पर लगने वाला कोई फोर्स है वो क्या होता है भाई। करंट पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहां पर I तो करंट की वैल्यू है, L वायर का लेंथ है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और B ये F क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आपको किसका यूनिट और डायमेंशन निकालना है, B का। B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और 12th क्लास में इसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि 11th क्लास में फोर्स का है ना, मतलब काफी सारा रोल है इसका। तो यहां से हम फाइंड कर लेते हैं B का फॉर्मूला। हमारा टारगेट क्वांटिटी तो यही है ना, यही है ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, साइन थीटा का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगी? आंसर सबके मुंह से आना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। दीज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज, ओके। दो दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, बट इनकी वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, कोई यूनिट और कोई डायमेंशन इनके अटैच नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो गया B का ऐसा यूनिट किससे आएगा भाई, इस फॉर्मूला से। क्या बनेगा बताओ जी, ऐसा यूनिट ऑफ B। अरे ये फॉर्मूला रहा, इसी से तो बनेगा। बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, थोड़ा लाउडर, न्यूटन। अपॉन में कौन है,
करंट का क्या होता है यूनिट ऐसे में? एम्पेयर। एम्पियर डॉट एल क्या है? लेंथ, मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर डॉट मीटर, ये इसका यूनिट बन गया है। इसको आप शॉर्ट में लिखते हो टेस्ला। नाम तो सुना होगा टेस्ला का। क्या? हाँ वो कार बनाने वाला पागल आदमी है, पागल ही है वो, क्योंकि दुनिया कहती है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। वो कहता है कि जो इम्पॉसिबल है वही तो करने आया हूं मैं इस दुनिया में। और उसने काफी सारी ऐसी चीजें कर दी हैं जिसके बारे में कहा जाता था दिस इज इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी, है ना। हर एक चीज पॉसिबल है, बस हमें उसका मेथड नहीं पता होता तो हम कह देते हैं ना ना ना, हम नहीं करना चाहते तो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल। ओके, टेस्ला इसका यूनिट है। एक साइंटिस्ट हुआ करता था, उसका नाम था निकोला टेस्ला, और उसने मैग्नेटिज्म में बहुत कमाल की रिसर्च की थी, तो उसका रेस्पेक्ट में ये टेस्ला है। इसको ज़्यादा फंडामेंटल में कन्वर्ट करें या कंप्लीटली फंडामेंटल फ्रेंडली स्पीकिंग, तो न्यूटन को क्या कहेंगे? केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू अपॉन में क्या है? एम्पियर इंटू। अब मुझे एक बात बताओ, मीटर गया ना, केजी अपॉन एम्पियर डॉट सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखो लेंथ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, है ना, लेंथ पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा भाई? एम एम जीरो है, कुछ नहीं है, टी माइनस टू एंड ए। या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, एम ए टी माइनस टू, ओ सॉरी एम ए इनवर्स टी माइनस टू, ये कहेंगे ना। लेंथ पर इसका डिपेंडेंसी नहीं है। और जिस तरह से आपने 11वीं क्लास में रट के रखा है ना एफ का डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू, उसी तरह 12th में आपको इसको भी रट के रख लेना है। रटना बुरा नहीं है, रटना हर किसी के बस की बात नहीं है। रटना एक एफिशिएंसी, एक कैपेसिटी का सिंबल है। कुछ लोग रटने को ऐसे देखने लग गए हैं जैसे कि रटने वाला तो बहुत ही बकवास काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए मेमोरी इज द बेस्ट गिफ्ट बाय द क्रिएटर। अगर आप इस मेमोरी को यूज नहीं करने, अच्छा एक बात बताओ, जब से ये फोन आया है तब से लोगों को एक दूसरे के नंबर याद नहीं है। आपको अपने परिवार वालों के सारों के नंबर याद हो सकते हैं, कोई खास दोस्त है उसके भी याद हो सकते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार कहाँ गए? आपके स्कूल में आपके जो प्रिंसिपल सर हैं उनके नंबर याद है क्या? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? आपने पता नहीं कितनी बार डायल किया है पर याद नहीं है, क्योंकि हमने इस याद करने को अलग ही सेंस में देखने लग गए, हम उसको लो लेवल पे देखने लग गए। मेमोरी इज द बेस्ट गिफ्ट। याद रखो, रटते हुए ही एक परसेप्शन जनरेट होगा और आप इंटेलिजेंट बनेंगे। पहले चीज़ों को रटो, उसके बाद वो इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होंगी। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला से सीधा डायमेंशन वाइज चल के आओगे तो भी ये बन जाएगा, और इसको देखकर ये लिख सकते हो, ये बाई डायरेक्शनल है, ये इसे देखकर ये लिख सकते हो, इस देखकर ये लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे फंडामेंटल होने चाहिए, समझ गए? तो अगर किसी नंबर के साथ ये लिखा है तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये लिखा है तो भी फील्ड की वैल्यू, ये भी फील्ड की वैल्यू, समझे क्या? अब आपके पास में बी का फॉर्मूला आ गया, याद रखिए ये है एम ए माइनस वन टी माइनस टू या एम टी माइनस टू ए इनवर्स, ठीक है? जिस भी वे में याद हो सके वैसे लिख लो, एम टी माइनस टू ए इनवर्स, ठीक है? अब आगे चलते हैं और एक और देखो, मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एन। ये एक फॉर्मूला है और इसमें म्यू नॉट है ना, इस म्यू नॉट का
ऐसा यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है। जरा करो तो अब आपका टर्न है, करो। इस म्यू नोट का ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों बताओ मुझे। एंड राइट यूनिट्स एज मेनी एज यू कैन। अब देखो क्या बनता है इसका, ऐसा यूनिट बताओ किसका निकालना है, म्यू का। तो फॉर्मूला देखो इसका क्या बनता है, VL upon Ni। n क्या नंबर है, n इज ए नंबर, n इज ए नंबर। कॉइल होती है ना, कॉइल में कितने टर्न्स हैं, जैसे 2000 टर्न्स की कॉइल बनाई तो नंबर 2000 है, वो तो 2000 है, जस्ट 2000 विदाउट एनी यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिर इसका तो यूनिट नहीं बनता। तो अब हम बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या बनेगा। सी बी का मतलब क्या है, एस का, एल मतलब लेंथ है, मीटर अपॉन आई का मतलब एम्पियर। बन गया। अगर आप यहां से इसका डायमेंशन निकालते हो क्या बनेगा, डी का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने बोला था याद करना, जितना नहीं किया जाता only single को। what about the army of girls, m t minus 2 a minus 1 good राजधानी प्लस पढ़ into n upon m a minus 1 सही है, m a minus a minus 1 a minus 1 m a minus 1 हाँ t minus 2। बिल्कुल यही तो है, यही तो है। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा अब ये और n। तो इसको हम ये कहते हैं देखो ऐसे नहीं लिख सकते क्या, m and t minus 2 a minus 2 सही है क्या, m1 l1 t minus 2 a minus 2 हो गया। अब इसे इसका एक यूनिट और बन जाएगा ना, क्या बनेगा बोलो, इससे इसका फंडामेंटल फॉर्म में क्या यूनिट बनता है बोलो बेटा। इसको देखकर यूनिट बनाओ इसका, अरे भाई इतने रॉन्ग एग्जाम लिख रहा है, केजी इनटू मीटर, 10 का पावर 1 है तो इसका मतलब मास के यूनिट का पावर केजी 1 मतलब केजी, 10 आ गया। इनटू लेंथ उसके लिए मीटर अपर सेकंड स्क्वायर और अपॉन में नेगेटिव पावर्स है, जैसे कि एम्पियर का स्क्वायर है और सेकंड का स्क्वायर है, ये 20 का यूनिट है। समझ में आएगा।